मुंबई में आयोजित रिटेल लीडरशिप समिट 2019 में रिटेल उद्योगकारों ने बिजनेस बढ़ाने के उपायों को एक दूसरे के साथ साझा किया। भारत में रिटेल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के आशय से 26 और 27 फरवरी को मुंबई के पवई की होटल रेनेसा कन्वेंशन सेंटर में समिट आयोजित किया गया। रिटेल लीडरशिप समिट 2019 में भारतीय रिटेल उद्योगों, दिग्गजों और वैश्विक रिटेल विशेषज्ञों को द रिटेल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा एकत्रित किया गया। रिलायंस रिटेल और फ्यूचर ग्रुप के सहयोग से आयोजित रिटेल लीडरशिप समिट 2019 में राय के सीईओ कुमार राजगोपालन ने कस्टमर एक्सपीरियंस, की टू माइंड शेयर एंड मार्केट शेयर के विषय पर बात की। उन्होंने कहा कि विश्व स्तर के विशेषज्ञों ने ये स्वीकार किया है कि 2020 तक ग्राहक अनुभव मूल्य और ब्रांड से आगे निकल जाएगा। रिटेल लीडरशिप समिट रिटेल उद्योगों के लिए ज्ञान, कंपनीज, संभावित सहयोगियों का नेटवर्क हासिल करने का मंच साबित हुआ है। कार्यक्रम में राय के चेयरमैन वीएस नागेश, मार्क्स एंड स्पेंसर्स रिलायंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के एमडी जेम्स मुनसन, शॉपर्स स्टॉप लिमिटेड की एमडी राजीव सूरी, ब्लूमबर्ग क्विंट की मैनेजिंग एडिटर मेनका दोषी, फ्यूचर ग्रुप के ग्रुप सीईओ किशोर बियानी समेत के छोटे बड़े उद्योगपति बड़ी संख्या में शरीक हुए। रिटेल एसोसिएशन ऑफ इंडिया राय, ये जो नाम है उसकी शुरुआत कैसे हुई, इससे किस किस लोगों को फायदा हुआ और कैसे ये आगे बढ़ा? तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया बात करने का। आज से 15 साल पहले हमने ये रिटेल एसोसिएशन ऑफ इंडिया शुरू किया था। उस टाइम मैं शॉपर्स स्टॉप का मैनेजिंग डायरेक्टर था और मुझे लगा कि और शॉपर्स स्टॉप आपको पता है कि इंडिया का पहला मॉडर्न रिटेल डिपार्टमेंट स्टोर था जो मैंने 1991 में शुरू किया था। मुझे लगा कि अगर हमारे देश के माहौल में आपको मॉडर्न रिटेल बढ़ाना है और हमारा देश जो है वो शॉपकीपर्स का देश है, 12 मिलियन शॉपकीपर्स हैं इंडिया में, तो सबको मिल के चलना पड़ेगा क्योंकि जितने भी रूल्स थे, लॉज थे, ये शॉपिंग को फैसिलिटेट नहीं करते थे, ये ड्रैकोनियन लॉज थे और एक अकेला मॉडर्न रिटेल स्टोर जो है वो लॉज को चेंज नहीं कर सकता था और अटेम्प्ट भी नहीं कर पाते थे, हम छोटे थे। तो मैंने सोचा कि अगर मैं सब लोगों को मिला लूँ, जोड़ लूँ और सब लोग मिलके एक एसोसिएशन शुरू करें तो एक थोड़ी मेरी सीख है, उनकी सीख है, सबकी सीख मिलके शायद हम कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म खड़ा कर सकते हैं जहाँ पर कि हम ओवरऑल डेवलपमेंट करें। और मेरा यह मानना है कि इंडिया जैसे ग्रोइंग कंट्री में अगर पाई बढ़ता जाएगा तो हर किसी का शेयर तो अपने आप ही बढ़ेगा और जो ज़्यादा समझदार है उसका शेयर ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो सब लोग मिल बांट के खा सकते हैं। 15 साल पहले हो गया। उस टाइम एक और हमारे अच्छे दोस्त हुआ करते थे, वेद प्रकाश आर्या सीईओ थे ग्लोबल्स के और फ्यूचर ग्रुप के, तो हम दोनों ने मिलके पूरी कोशिश की और अब अनफॉर्चुनेटली वो रहे नहीं हैं, पर उनका बड़ा योगदान रहा है इसमें। तो हम लोगों ने फिर किशोर बियानी, नोएल टाटा, कोदन रामन, रफ़ीक मलिक, ऐसे 6, 7, 8 लोगों को मिल के हम लोगों ने ये एसोसिएशन शुरू किया था और मुद्दा एक ही था कि हम इस इंडस्ट्री को बढ़ाते हैं, इस इंडस्ट्री को मॉडर्नाइज करते हैं और जिसका फ़ायदा सबको होगा। तो मैं आपको 5-6 साल ऐसे बताता हूँ जो कि हमने फ़ाइट किया पर और हमने वो लेजिस्लेशन के लिए मूव किया पर सबको फ़ायदा हुआ। तो आप देखो उस टाइम क्या था कि हम लोग 6 दिन दुकान खोलते थे और 1 दिन कंपलसरी बंद करना पड़ता, पर कस्टमर तो 7 दिन शॉपिंग करता है। फिर रियल एस्टेट का रेंट तो आप 30 दिन का देते हैं पर आप दुकान के चलाते हैं 25 दिन, 24 दिन। तो हमने जब एक एक करके स्टेट से बात किया तो एक एक करके स्टेट्स ने ये पॉलिसी में चेंज लेके आए। अभी जो है ये पॉलिसी सारे 10 मिलियन रिटेलर्स के लिए हो गई है। प्लास्टिक बैग हम कम नहीं कर पा रहे थे, तो हमने कहा कि अगर हम कस्टमर से चार्ज करेंगे 2 रुपया और 1 रुपया, 4 रुपया, तो शायद कस्टमर इसका यूज़ कम हो जाएगा। अदरवाइज कस्टमर खरीदा एक था, बोलता था 2 प्लास्टिक बैग और दे दो, तो उसका इमीडिएट रिस्पांस हुआ। और मैं आपको बताऊं कि इससे पहले कि रिटेल एसोसिएशन के मेंबर्स ने इस चीज़ को जिस दिन अनाउंस हुआ, सारे छोटे छोटे रिटेलर्स ने वो 2 रुपये 1 रुपया चार्ज करने लगे। तो जो भी हमारा जो मूवमेंट है, आज महाराष्ट्र ने पॉलिसी डिक्लेयर किया, आंध्रा ने डिक्लेयर किया, तेलंगाना ने किया है, कर्नाटका कर रही है, हरियाणा कर रही है, तो जो भी पॉलिसीज़ है हमारे वो केवल अपने मेंबर्स के लिए नहीं है। मेंबर्स तो हमारे 1000+ हैं, लेकिन हर पॉलिसी से हम चाहते हैं कि पूरे इंडस्ट्री को फ़र्क पड़े। और इंडस्ट्री को फ़र्क पड़ने का मतलब ये नहीं कि इंडस्ट्री को फ़ायदा हो, जो भी हमारा कदम है वो कस्टमर्स को फ़र्क पड़ता है। तो इस तरह से एसोसिएशन जो है 15 साल गुजार चुका है और हम नहीं चाहते थे कि एसोसिएशन ऐसा बने जहाँ की जो फाउंडर्स है वो लोग इन्वॉल्व हों। तो राइट फ्रॉम डे वन वी हैव अ सीईओ फॉर द एसोसिएशन। तो आज कुमार राजगोपालन है, शायद 10-12 साल से सीईओ हैं और पूरा टीम है। और उसके बाद यही नहीं, हमने ये कहा कि जब गवर्नमेंट ने एनएसडीसी शुरू किया तो उनके स्किल मिशन में हम जुड़ गए।
और हमने एक अपना 100% सब्सिडी शुरू किया रिटेल एसोसिएशन स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया राशि करके, और वो आज जितने भी स्किल काउंसिल्स इंडिया उसमें नंबर 1 नंबर 2 आता है। तो काफ़ी काम हुआ है, पर इंडिया इतना बड़ा देश है और इतनी बड़ी आबादी है रिटेलर्स की कि अभी तो लगेगा टाइम। सरकार के सामने अगर आवाज उठानी हो तो कुछ बोलना हो तो एक अनकहा सा डर रहता है, इसके लिए क्या सलाह देंगे? देखिए, मैं सबसे पहला तो मैं ये कहूँगा कि ये जो लड़के हर टाइम मांगने की जो हमारी आदत है ना, उसको बंद करना चाहिए। ना हर चीज़ में हम कहें ये नहीं कर सकते, झंडा उठाते हैं, वो नहीं होता है, क्योंकि दुनिया चेंज हो रही है, हमारे बच्चे चेंज हो रहे हैं। तो आप बोलो कि हम मॉडर्नाइज नहीं करेंगे, पर आपके तो बच्चे के पास में स्मार्टफोन हो गया, आप तो अभी स्कूटर पे नहीं घूम रहे हो, आपने भी गाड़ी ले ली। तो जब दुनिया मॉडर्नाइज हो रही है और हमारा काम है उन कस्टमर से डील करना, तो हमको तो मॉडर्नाइज करना है। तो दो तरीके से देखने का, एक तो ये कहना कि गवर्नमेंट जो भी करे वो लेवल प्लेइंग फील्ड बनाए, छोटा बड़ा सबके लिए एक लेवल हो। दूसरा, हम डेवलपमेंटल के रूट से देखें। तो अभी किराने वाले हैं, वो अगर वो सोचे कि नहीं हम नहीं चेंज करेंगे, गवर्नमेंट जो है सबको बैन कर दे, नहीं होने वाला है। लेकिन अगर हम ये कहें कि हम अगर किराना मॉडर्नाइज करते हैं, मेरा बेटा भी आप दुकान चलाएगा, तो वो एक पॉजिटिव वे है सोचने का। तो मैं चाहता हूँ कि वो वे हम देखें, और दिख रहा है, बहुत कम दिख रहा है पर दिख रहा है। लास्ट में कहूँगा कि आप और हम खुद बदल लें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर दूसरा हमको बदलने को आएगा तो हमसे बदलाव नहीं होगा, और दूसरा अगर हमसे अच्छा हो गया तो हम पीछे छूट जाएंगे, और उसके जिम्मेदार हम खुद होंगे। रिटेल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ आपकी अब तक की जो जर्नी थी वो कैसी रही और शुरुआत कहाँ से हुई? तो REI रिटेल एसोसिएशन की जर्नी जो है मेरी कम से कम 8-9 साल की है। पहले मैं जब ब्रेमेंट में काम करता था, सो वहाँ पे मैं रिटेल जो ट्रेनिंग है उसका हेड था। वहाँ से मेरी शुरुआत हुई, और जो HR कमेटी है REI का, वहाँ पे मैं मेंबर बना। वहाँ प्लस ये जो हर साल एक प्रोग्राम होता है, इसको बोले समिट MMR, मैरिंग मॉडर्न रिटेल। सो HR कमेटी का मेंबर था, पर वहाँ से जो एक दिन का जो प्रोग्राम है ऑर्गेनाइज करने के लिए, वो कमेटी में साथ में था। उसके बाद जब मैं क्रोमा में शिफ्ट हुआ, वहाँ पर भी हम लोग जो है इस सपोर्ट करने लगे। अभी मैं फुल टाइम रिटेल में नहीं हूँ, फिर भी अभी जो मेरी एसोसिएशन ये है कि जो हर साल इवेंट होता है, थोड़े स्पीकर्स लेके आके सपोर्ट करने का या कोई टॉपिक सजेस्ट करने का। और तीसरी बात यह है कि अभी रिटेल HR प्रोफेशनल ईयर जो अवार्ड होता है, उस जूरी में भी मैं हिस्सा ले रहा हूँ। आपका करंट जो प्रोफाइल है उसके बारे में बताइए। सो मेरा जो करंट प्रोफाइल है, मैं उसको बोलता हूँ PCC। P जो है स्टैंड फॉर पीपल लीडरशिप डेवलपमेंट, C यानी सर्टिफाइड कोच, सो कोचिंग मैं करता हूँ सीनियर लीडर्स के लिए, और तीसरा C बोलते हैं हेल्पिंग बिल्ड कल्चर फॉर ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये जो मेरी काम है। उसके अलावा अगर अभी जो शिफ्ट हो रहा है, हम बोले कि कंज्यूमर शिफ्ट है, या तो अगर किसी को एंटरप्रेन्योर बनना है, एक तो मेन चीज़ ये है कि अपने माइंडसेट पे कैसे काम करें। एक तो उनके पास अपना विजन है, अभी सोचे कि 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, और तीसरी बात जो है हम लोग ये इकोसिस्टम कैसे क्रिएट करें, ताकि अपना जो बिजनेस में हम लोग जा रहे हैं वो कैसे सस्टेनेबल रहे, और हम हमारी जो बिजनेस मॉडल कैसे चेंज करेंगे। अभी तो डिस्ट्रप्शन है, ये जो हो रहा है ऑनलाइन या ऑफलाइन, इसके लिए हम लोग तैयार नहीं थे। सो व्हाट गॉट मी हियर विल नॉट गेट मी देयर, इसके लिए हम लोग तैयार नहीं करेंगे। ये जो है हम लोग सोल्यूशन तो नहीं देंगे कोच के साथ, हम ये सवाल पूछ सकते हैं, अगर आपका जो जवाब है आपको रास्ता दिखाएगा आगे कैसे जाए। रिटेल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ आपका ये जो पूरा सफर रहा वो कैसा रहा? I'm Dr. Vivek Mendonca from Lawrence and Mayo. We've been one of the first few members of Retail Association of India for the last 14 years. It was started by B.S. Nagesh, by Mr. Kishore Biyani of the Big Bazaar Group, as well as Mr. Noel Tata and several advisory boards. We were, as a company, Lawrence Mayo was very happy that an organization and association was starting for all retailers to understand retailers and the problems which they face. I think there's been a huge success of Retail Association of India, thanks to allowing us retailers to be open on Sunday for Sunday shopping, for allowing ladies and girls to work in retail till 9 p.m. The plastic ban which we have faced in Maharashtra and many parts of the country, a lot of advocacy has been done by Retail Association of India, which group of retailers or small retailers cannot reach the government, be it central government or state government.
So thanks to the forum of RAI. आपका जो बिजनेस है लॉरेंस एंड मेयो, और उसकी स्टार्टिंग कैसे हुई? Lawrence and Mayo, established in 1877, is 142 years of existence. We say it's 142 years young. We've been proud opticians of to Mahatma Gandhi, Pandit Nehru, Rabindranath Tagore, G.D. Birla, J.R.D. Tata. But we are not resting on our laurels. Today we are the opticians to Narayan Murthy, Kiran Mazumdar Shaw, and Azim Premji, and several industrialists across the country. We have a lot of also NRI clients who come to us, who know we are always giving A-grade quality, the genuine brands at genuine prices. Only 2 or 3 times a year we have some schemes and promotions which are extremely genuine, and we give value to our clients and the best quality, A-grade quality. We do not compromise on quality. अनिल जी, रिटेल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ आपका संपर्क कैसे हुआ और किन चीजों ने आपको प्रभावित किया राय का सदस्य बनने के लिए? नमस्ते, मैं अनिल कांकरिया जलगांव से आया हूँ। नवजोन सुपर शॉप करके हमारा चेन है, वहाँ पर 7 स्टोर है। राय से करीब मैं 10 साल से बंधा हूँ। राय के जो प्रोग्राम्स होते हैं, मैंने एक प्रोग्राम देखा तो उसके बाद ऐसा लगा कि यहाँ पे जो लर्निंग का पार्ट है ये बहुत अच्छा पार्ट है, और नेटवर्किंग ये दोनों भी होता है, या बहुत बढ़िया होता है। तो मैं इसलिए मैं जुड़ गया उनसे, और ये हर इस पे यानी कानून लो, गवर्नमेंट के लॉज लो, या कोई अपना ट्रेनिंग सेशन हो, तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट लेते हैं और साथ में काम करने में बड़ा मज़ा आता है। आपका ये जो बिजनेस है उसके बारे में कुछ बताएं, और आगे आने वाले समय में हम देखते हैं कि ऑफलाइन या ऑनलाइन कई बातें सुनने को मिलती है, लेकिन इसी मार्केट से कुछ लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, तो उनके बीच की जो लकीर है उसका कारण क्या है? और आपने इसमें काम किया है तो क्या कारण है कि कोई बड़ा बन जाता है और कोई वहीं के वहीं रह जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये चेंज ऑफ बिजनेस है, ये शिफ्टिंग है। हम रिटेलिंग सिर्फ पहले ऐसा समझते थे कि मैंने एक बोरा शक्कर लाना, 1-1 किलो पैक करना और बेचना। अब रिटेलिंग का डेफिनेशन ही बदल रहा है। मैं खुद शक्कर बनाऊँ, मैं खुद पैक करूँ, मैं खुद कंज्यूमर के घर तक भी पहुँचा दूँ। इसमें से आप जो भी कैटर करना चाहता है, जो भी आप जितना एक्सपांड होना चाहते हैं उतना आप जा सकते हो। तो ये डेफिनेशन ही इन ऑल बदल गई है। तो कंपटीशन तो पहले से ही है, नहीं है ऐसा नहीं है कि जैसे क्या हम बोलते हैं ना कि, लेकिन हम जैसे चेंज होते तो कंपटीशन और चेंज होती है। तो जो जैसी कंपटीशन चेंज हुई है वो हमने समझना चाहिए और उसके हिसाब से हमने एक्ट करना चाहिए। और हमारा एक्सपांशन अभी काफ़ी है। अभी हम सिर्फ जलगांव डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंस है, लेकिन आने वाले समय में हम और एक्सपांशन में जाने वाले हैं। हम आपके एसोसिएशन के बारे में और ये रिटेल लीडरशिप समिट के बारे में कुछ जानना चाहेंगे। Well, just for the benefit of viewers, Sangeeta is a more than 4-decade-old. It's a 45-year-old company. As a retailer itself, and we have our journey has been all the way from gramophones to smartphones, and that's one part. On the other side, coming specifically to mobile phones, Sangeeta is the oldest mobile retailer in the country. That is 1996 November when mobile happened in Bangalore. That is when we started. We got into mobile phone retailing. I, for one, let me honestly tell you that I never ever dreamt that this industry would be even a fraction of what it is today. But I'm fortunate, lucky that that my stars were right, and I jumped into this business. And today we have 570 stores, span South India primarily, but we are also there in partly in Uttar Pradesh as well as Gujarat, and we sell more than 2 lakh phones a month, and we are a 5,000 employees strong. We are almost a 2,000 crore company top line. So we and it's, as you rightly said, it's the most happening industry,
And in spite of online, which is dominating in the mobile space, still I strongly believe that the worst in terms of bloodshed on price cutting, etc., undercutting, etc., is behind us. And today, the online companies are under tremendous stress themselves to come to profitability very soon. And on top of it, the government regulatory, etc., has been, has put its own small little hurdles for them, whatever. But the biggest challenge in front of us today is more with regards to the perception of the customers that they believe that even today online sells far cheaper than the offline, which actually in reality is not true. So apart from that, Sangeeta has built its own USPs over a period of time. हम देखते हैं कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बहुत आगे बढ़ती जा रही है हमारे इंडियन मार्केट में, लेकिन कंपटीशन भी साथ साथ बढ़ता जा रहा है। तो जो बायर्स है उनको ज़्यादा क्या अट्रैक्ट करता है, उसकी प्राइस, टेक्नोलॉजी या फैशन? Okay, if I understood you right, the question is what is driving the mobile phone business or the huge volumes numbers that we see. Okay, today, I guess the answer is quite simple. Today, for everything and anything, you need a mobile. There is no life without a mobile. It's so much part and parcel of your body, almost. It's as important as our breath, as important as our food. So therein in itself lies the answer that there is everybody, irrespective of his social status, economical status, or whatnot, has to hold a mobile in his hand. This is point number one. Point number two, as you rightly mentioned in your question, the technology is ever-changing. We had only phone calls that were happening 97, 98, 99 when we started. Then came the SMSing. Then came the 3G. Then came the 4G. Then came the camera. Then came the, so today the mobile has literally killed every other product category. It's killing the computers. Today you have a 1 terabyte of storage that is coming. You have a 12 GB RAM. ROM and 1 terabyte of memory. So that sort of a thing, and you have all the entertainment happening on that. You have the best of the photography that everyone can be a professional using his mobile phone. So everything, 2G, 3G, 4G, now 5G is coming. And today the latest what Samsung has announced a week ago, hardly a week ago, they have announced the foldable phone. And within the last 5 days, we have 2 more brands that have announced. Huawei has announced a foldable phone. They have shown a foldable phone. Oppo has announced yesterday. So this is the pace at which technology is happening in the mobile phone space. And thereby, the customer is actually getting bored beyond 12 months. Probably 12 months is too long a period for him to hold it, because it's just not it's also a fashion statement. The phone that he's carrying is a fashion statement. It shows the person's individuality or the person's character or a personality.